नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया था आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राजस्व का सिलेबस और आज अपनी 15वीं क्लास है और इस क्लास में अपने राष्ट्रपति के विषय में ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ सिलेबस के अंदर ये जो पहला पार्ट है वो हमने पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपने इसको देख भी लिया होगा, नहीं देखा है तो अपना सिलेबस जल्दी से पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि अपने सेकेंड पार्ट में पहले टॉपिक पे पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति। बस यही इसमें एक बड़ा टॉपिक है, इसके अलावा अगर कोई है बड़ा टॉपिक तो एक संसद रह जाता है ना। बाकी किसी में कोई ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं, बड़े आराम से सारा सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपने जो हमेशा जिस तरह से पढ़ते हैं, हैंड रिटन क्लास नोट से पढ़ते हैं, उसी तरह से हमें पढ़ना है। राष्ट्रपति के विषय में कुछ और बची हुई जानकारियों को अपने एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक क्लास आपके लिए और बन जाए, लेकिन जो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है वो कंप्लीट है। उसके अलावा कुछ और आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव्स पिछले सालों के देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो चलिएगा बिना समय गंवाए चलते हैं पीडीएफ की तरफ और देखते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ हम आज बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में। हम देखेंगे राष्ट्रपति होने के नाते या जब वो राष्ट्रपति के पद पर होता है तो वो कौन कौन सी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति वैसे हम देखें तो कार्यपालिका का सर्वोच्च पद है, भारत का सर्वोच्च पद है, इससे बड़ा कोई पद होता नहीं है। तो बहुत सारी शक्तियां इसके पास में होती हैं। हालांकि स्वयं वो उसका उपयोग नहीं करता, मंत्रिपरिषद आदि के माध्यम से करता है, लेकिन फिर भी सारे कार्य सारे कुछ इसी के नाम पे होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट गणमान्य व्यक्ति है हमारा राष्ट्रपति। इसी के विषय में देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन सी है। तो कौन कौन सी शक्तियों का हमें यहाँ अध्ययन करना है। तो देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी जब कोई विधान बनता है, कोई कानून बनता है तो उसके संबंध में उसको किस प्रकार की शक्तियां हैं। दूसरा उसकी कार्यपालिका शक्तियां, तीसरा न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां और उसके पास में कुछ आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के विषय में। तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति की विधायी यानी विधान बनने से संबंधित जो भी उसके पास में अधिकार हैं, कुछ आर्टिकल आते हैं उसमें 79, 80, 85, 86, 87, 91, 95, 103, 108, 11 एंड 123। ये जो सारे आर्टिकल हैं ये कहीं ना कहीं संबंधित है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से। तो सबसे पहले हम देखें कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। ये कहाँ लिखा गया है? 79 में। तो राष्ट्रपति अभिन्न अंग का मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं संसद की तो संसद किससे मिलकर के बनती है? तो उसमें एक तो राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। इन तीनों से मिलकर के बनती है संसद, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति केवल संसद का अंग नहीं है, बिल्कुल अभिन्न अंग है। जब भी कोई विधान पारित होगा तो यहाँ से पारित होगा, यहाँ से पारित होगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में ही कानून बनता है। तो संसद ही जो है वो विधान बनाती है, संसद ही कानून बना सकती है और इस संसद का अभिन्न अंग होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? तो ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों आर्टिकल 79 के अंदर। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग नहीं बल्कि अभिन्न अंग होता है, जिसे अलग हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम समझे कि संसद का गठन जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। जब हम ये बात करते हैं कि संसद ने कानून पारित किया है तो संसद का मतलब सामान्यतः हमारे दिमाग में केवल लोकसभा आती है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सर्वोच्च है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून बनना ही नहीं है तो फिर कैसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के ही बनती है हमारी संसद। अब आर्टिकल 80 को देखें। 80 के अनुसार क्या है? राज्यसभा में मनोनयन। राज्यसभा में मनोनयन जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। ये मनोनयन किनका कर सकता है? कोई व्यक्ति यदि साहित्य के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि रखता है, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि रखता है, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के विषय में। ये 4 आधार हमारे यहाँ दे रखे हैं।
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इनसे जुड़े हुए 12 व्यक्तियों की नियुक्ति जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति कर सकता है, जो प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी उठा करके दे देगा, ये मंत्रिपरिषद की रिकमेंडेशन पे ही होता है ना, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कर देगा। अनुच्छेद 85 का अर्थ जो संबंध है वो संसद के सत्र से है। संसद के सत्र के बारे में राष्ट्रपति को क्या अधिकार है वो इसमें बताया गया है। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। आहूत का मतलब होता है बुलाना, कि संसद के सत्र को वो बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और या लोकसभा को भंग या विघटित कर सकता है। तीनों चीज उसके पास में है। संसद के सत्र को बुलाना यानी पहला संसद का जो पहला दिन होता है, सत्र को बुलाया जाता है, सेशन को, है ना। जैसे विधानसभा का जो है शीतकालीन सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र है ना, मानसून सत्र है। इन सत्रों को बुलाना कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाता है। सत्रावसान यानी सत्र का समापन हो गया जिस दिन लास्ट डे होता है। और लोकसभा को ही भंग या विघटित करना हो तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। ये सारी जानकारी हमें मिलती है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। अब देखें कि ये कहीं भी संसद के सत्र को आहूत करना है तो कर सकता है। संसद सत्र का सत्रावसान कर सकता है, कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है, कर सकता है। संसद के सत्र को स्थगित कर सकता है। अब यहाँ पर 4 दे दें और पूछा जाए इनमें से कौन सा जो काम है वो राष्ट्रपति नहीं कर सकता, तो आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन संसद के सत्र को स्थगित नहीं कर सकता, क्योंकि स्थगित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास में होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही उसे स्थगित कर सकता है, या राज्यसभा का सभापति। तो ये सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन स्थगित का मतलब ये होता है ना कि बीच में कार्यवाही रोक करके सस्पेंड कर देना, भी कल देखेंगे हम इसको, है ना। तो इस प्रकार से आता है स्थगित करना। 1 वर्ष में अधिकतम सत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का समय हो सकता है, उससे ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अधिकतम 3 सत्र हो सकते हैं और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो 2 सत्र होने अनिवार्य हैं, है ना। यानी 6 महीने के होंगे तो 2 ही सत्र हो पाएंगे और एक और बुला सकते हैं, यानी हर 4 महीने बाद में भी आप बुला सकते हैं, हर 6 महीने पे भी बुला सकते हैं। यानी 6 महीने में तो एक बार आपको संसद को लेके बैठना ही पड़ेगा, विचार करना ही पड़ेगा। अब हमने कहा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है, लेकिन कैसे? अपने आप नहीं कर सकता कि उसकी इच्छा हुई लोकसभा को भंग कर दे, नहीं। मंत्रिपरिषद की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ये हमें समझ लेना है। अब आर्टिकल 86 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 86 क्या कहता है? संसद में ये जो आर्टिकल 86 है ये संबंधित है अभिभाषण से, यानी संसद को संबोधित करने से है। संसद में अभिभाषण जारी करने का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति जो है वो संसद में अभिभाषण दे सकता है। जिस अभिभाषण को तैयार कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ही करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो संसद में वो अभिभाषण जारी करने का अधिकार रखता है। दूसरा अधिकार उसके पास में है 86 के अनुसार, कोई विधेयक लंबित है तो उसके लिए संसद को संदेश भेजने का अधिकार भी इसके पास में होता है, राष्ट्रपति के पास। यहाँ तो देखिए अभिभाषण जारी करने का अधिकार है। यहाँ 87 में बताया गया है कि अभिभाषण कब दे सकता है, तो जब भी संसद का पहला सत्र होगा, संसद का पहला सत्र होगा उसमें, या फिर देखिए संसद का जो साल का पहला सत्र होगा उसमें, या फिर लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा की प्रथम बैठक हो, उसमें दोनों सदनों को वो संयुक्त रूप से क्या करता है? अभिभाषित करता है, संबोधित करता है। ठीक है, नया चुनाव होकर के लोकसभा बनी तब। और इसमें वो क्या बताता है? आने वाली सरकार के कार्यक्रमों या नीतियों के बारे में बताता है। तो अभिभाषण देखिएगा कब कब वो कर सकता है, कब कब करता है, किसके बात कर रहे हैं? अपने राष्ट्रपति की बात करते हैं। अभिभाषण कब कब करता है? पहला अभिभाषण आम चुनाव जब हो जाए उसके बाद में पहली बैठक में,
दूसरा, बजट से एक दिन पूर्व वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। आपने देखा होगा बजट सत्र शुरू होता है तो वित्त मंत्री के बजट आने से एक दिन पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अब कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आया हुआ है तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, उसके लिए भी अभिभाषण दिया जा सकता है। अब हम बात करें आर्टिकल 91 की, तो राज्यसभा में देखिएगा कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति के विषय में बात करता है। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, 91 क्या कह रहा है, कार्यवाहक सभापति कहाँ पर, राज्यसभा में। तो पहले हमें ये बताइए राज्यसभा में सभापति होता कौन है, राज्यसभा में सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अब किसी कारण से अगर उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है तो किसी को कार्यवाहक सभापति नियुक्त करना होता है। तो सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही बाधित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति की जाती है। यानी सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में जो कार्यवाही है उसको कौन चलाएगा, तो उसके लिए जो व्यवस्था करता है, उसके लिए व्यवस्था करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। वही जो है उसके लिए रिकमेंड करता है, नियुक्ति करता है कार्यवाहक कार्यवाहक सभापति की, अनुच्छेद 91 के अनुसार। हम देखें आर्टिकल 95। देखो 91 में तो किसके संबंध में है, राज्यसभा में कार्यवाहक जो सभापति हैं। 95 में लोकसभा में कार्यवाहक सभापति के विषय में बात की गई है, या अध्यक्ष, या जो लोकसभा में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति या कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये याद रखनी है। कौन से अनुच्छेद के, जब सभापति नहीं है, हमने कहा लोकसभा में सभापति नहीं है तो कार्यवाहक की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। फिर हम देखें आर्टिकल 103, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद संसद सदस्यों की योग्यता का भी वो योग्य है या नहीं है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श के आधार पर संसद सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भी आर्टिकल 103 के अनुसार कौन करता है, वो कार्य भी कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति ही करता है। ये याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करें 108, इमरजेंसी है। 108 देखो कब आती है, वैसे भी याद है, यानी टकरावट हो गई ना, टक्कर हो गई कहीं तो क्या होगा, 108 आती है। 108 मतलब इमरजेंसी है। तो फिर अपने क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये कब बुलाई जाती है, तो एक याद रखिएगा, साधारण विधेयक पर बुलाई जाएगी। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन का मतलब है लोकसभा और जो हमारी राज्यसभा है उसका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए जब इन दोनों के मध्य कोई किसी बात को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के टकराहट है, तो दोनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 118(4) के अनुसार इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, नहीं करता है, बल्कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, किसका अध्यक्ष की बात कर रहे हैं अपने, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर लिख रहा हूं, संयुक्त अधिवेशन की हम बात करें किसके, लोकसभा और राज्यसभा की, कौन से अनुच्छेद में है, 108 में। ठीक है, कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति टकराहट है तो, और राष्ट्रपति बुलाएगा तो हमें ये बताना है फिर अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करेगा स्पीकर। अध्यक्षता करेगा स्पीकर, किसका, लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखिएगा संयुक्त अधिवेशन को मैंने फिर से स्पष्ट किया है, दोनों सदनों में टकराव की स्थिति में। टकराव कब हो सकता है, जब किसी विधेयक को एक सदन ने तो प्रस्ताव को पारित कर दिया है और दूसरा उसको अस्वीकृत कर दे। ठीक है, एक सदन में कोई संशोधन किया गया हो और दूसरा उस संशोधन को स्वीकार न करे, एक सदन द्वारा पारित प्रस्ताव दूसरा 6 माह से अधिक तक रोक करके रख ले, तो इनमें से कोई कंडीशन आए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो फिर कौन करेगा, उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभापति नहीं करने वाला है, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, तो उसका सदस्य नहीं होता।
अगर उपसभापति नहीं है तो दोनों सदनों में से चयनित वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा इसका जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। अब हम देखें यहाँ जो भी विधेयक पारित होगा वो साधारण बहुमत से ही पारित किया जाएगा, विशेष की आवश्यकता नहीं होती। हम देखें संयुक्त अधिवेशन किस पे बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। किन पर नहीं बुलाया जाता, तो धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक पर भी अपने इसको नहीं बुलाते हैं। किन पर बुलाते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है साधारण विधेयक पर और वित्त विधेयक पर अपने क्या कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुला सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, अच्छे से इसको याद करिएगा। अब हम कहेंगे संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया कैसे चलेगी, तो लोकसभा का पलड़ा भारी है, तो लोकसभा के नियमों के अनुसार ही चलनी है सारी प्रक्रिया। किसकी, संयुक्त अधिवेशन की। तो अच्छे से संयुक्त अधिवेशन को हमने किया। अभी तक कितनी बार बुलाया गया है, तो 3 बार अपने देख सकते हैं। दहेज रोकथाम अधिनियम 1961 में, बैंकिंग अधिनियम 1977 के समय, और पोटा लगा था तब। अब इंपॉर्टेंट आ गया हमारे पास में आर्टिकल 111 ये राष्ट्रपति के द्वारा विधि बनाने की शक्ति से संबंधित है। हमने अभी ये देखा कि कानून कौन बना सकता है, संसद। लेकिन संसद ने जब कोई विधेयक पारित किया है तो वो राष्ट्रपति की सहमति यानी उसके हस्ताक्षर के बाद में ही अधिनियम बनेगा, अन्यथा बनता ही नहीं है। अब इसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं वो इसमें बताई गई हैं। अगर तो देखो विधेयक कौन सा है, अगर तो विधेयक है कोई साधारण विधेयक, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। देखिएगा साधारण विधेयक पर यहाँ से बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। साधारण विधेयक अगर कोई है और वो दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास में आता है तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, उस पर अपनी सहमति देने के लिए, अनुमति देने के लिए बाध्य है या नहीं। तो साधारण विधेयक पर बाध्य नहीं है। वो उससे क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है साधारण विधेयक को। पुनर्विचार से पारित होने के बाद में आए तो फिर उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, बाध्य तो नहीं है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, वापस आए तो बाध्य अनुमति देने के लिए बाध्य हो गया। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए क्या किया गया है, बाध्य किया गया है। ये साधारण विधेयक के लिए है, साधारण विधेयक पर बाध्य नहीं है। लेकिन अगर विधेयक कैसा है, धन विधेयक है या संविधान संशोधन का विधेयक है, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बिल्कुल बाध्य है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसे कितने समय में मंजूरी देगा, इसके लिए संविधान में कोई समय निर्धारित नहीं है। हमने कहा लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित किया, राष्ट्रपति के पास में भेज दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास में आ गया। अब राष्ट्रपति उस पर साइन 6 महीने न करे, कितने महीने तक नहीं करेगा, ऐसी कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अब विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति की वीटो पावर्स को देखिए। वीटो का मतलब होता है निषेध या फिर मना करना। अभी हमने देखा कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में आता है तो राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प होते हैं। या तो वो उसे क्या कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है या स्वीकृति को रोक सकता है। तो यहाँ पर 2 वीटो मिलते हैं, उसको आत्यंतिक वीटो और पॉकेट वीटो। या फिर वो क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये एक प्रकार से टालना हो गया, तो हम इसको निलंबनकारी वीटो के नाम से जानते हैं। अभी इसको एक एक करके समझ लें। भी 3 विकल्प हैं, कोई विधेयक उसके पास में पास होने के लिए आया, या तो वो स्वीकृति दे देगा या रोक लेगा या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। पहले देखिए अपने निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है पुनर्विचार के लिए लौटाना। ये मैं पता है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर इसको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि धन विधेयक तो वैसे भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही आता है, पहले साइन हो जाते हैं, तो फिर वो बाद में रोकेगा ही क्यों, जब उसकी अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। 24वां संविधान संशोधन विधेयक आया 1971 में। इसके द्वारा संविधान संशोधन विधेयक कोई आए तो उसके ऊपर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया। साधारण और वित्त विधेयक पर एक बार पुनर्विचार के लिए वो क्या कर सकता है, लौटा सकता है। वापस आए, संशोधन के साथ आए, बिना संशोधन के आए तो उसे अनुमति देनी होगी। ये याद रखना है अपने को, ठीक है। तो क्या क्या कर सकता है, निलंबनकारी वीटो में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक पर यह लागू नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति से आता है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर एक बार पुनर्विचार के लिए वो लौटा सकता है, वापिस आने पर उसको अनुमति देनी ही होगी।
आत्यंतिक वीटो का मतलब क्या, स्पष्ट रूप से मना कर देना, बिल्कुल कि मैं नहीं करता इसको पास। कौन से? फिर गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक दो प्रकार के होते हैं। सरकारी विधेयक जब कोई मंत्री के द्वारा लाया जाता है तो सरकारी विधेयक है, और बिना मंत्री के लाया जाता है, कोई अन्य सदस्य लेके आता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। 1954 में पेप्सू विधेयक पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। फिर समय सीमा निर्धारित नहीं है तो फिर क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास में कोई आ गया प्रस्ताव तो उसको रख के रखता है, कुछ ही नहीं करता उसका। ठीक है। 1986 में आया था डाक संशोधन का विधेयक, उसके ऊपर ज्ञानी जैल सिंह ने, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने ये किया था। यानी एक प्रकार से माने राष्ट्रपति के कोट टंगा हुआ है ऑफिस में, उसी में पड़ा है, किसी ने उसको निकाला ही नहीं। फिर ये एक इम्पोर्टेंट पावर है राष्ट्रपति के पास में 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की पावर। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि जब कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा है, जब कोई संसद का सत्र, क्योंकि कोई भी कानून बनाना है तो हमें पता है कानून संसद से ही पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास में आएगा और अंतिम राष्ट्रपति को साइन करना होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं कि माना कि कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि कोई कानून बनाना बहुत ही जरूरी है, तो बनना तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से है, तो राष्ट्रपति, और हमें ये पता जनरली अपने ये जानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है, तो अपने हिसाब से तो निकालेगा ही नहीं। और मंत्रिपरिषद किसकी है? जिसका लोकसभा में देखो बहुमत है, तो उसका पारित तो हो ही जाना है। इसलिए ये एक अल्टरनेट निकाल रखा है, एक गली निकाल रखी है। कभी कोई ऐसा अनिवार्य विधेयक हो, वो निकालना हो, तो राष्ट्रपति विधेयक अध्यादेश के द्वारा वो एक कानून बना करके जारी कर देता है, और उस अध्यादेश की ताकत उतनी होती है जैसे संसद से पारित होकर के कोई विधेयक बनता है। तो फिर हमेशा रहेगा, तो फिर हम ऐसे क्यों नहीं कर लेते? हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा के लिए ऐसा नहीं होना है। जो अध्यादेश बनेगा उसकी एक वैलिडिटी है 6 महीने और 6 सप्ताह तक की वैलिडिटी है, क्योंकि हमने ये देखा कि कोई भी संसद का सदन है वो 6 महीने से ज़्यादा डिले नहीं हो सकता, और उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर पारित हो ही जाता है या नहीं होता है। तो 6 माह तक जो है वो वैलिड रहता है अध्यादेश। नेक्स्ट संसद में रखा जाएगा, संसद में पारित हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा, और अगर पारित नहीं हो पाता है तो फिर वो अध्यादेश क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। तो फिर हम बात करें तो अध्यादेश क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जारी कर सकता है? उसकी विवेकीय शक्ति है क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति तो है ही नहीं अध्यादेश, क्योंकि कोई भी नहीं है ना। वैसे अब वो क्या करता है? विवेकीय नहीं है, उसकी विधायी शक्ति है, क्योंकि यह एक विधि का ही एक रूप है। विधायी शक्ति है उसके पास में, क्योंकि ये कानून का ही एक रूप होता है। जब हमने विधि की परिभाषा पढ़ी थी ना, है ना, तो उस विधि में क्या था? यही था ना कि अध्यादेश भी तो विधि में ही आता है। मूल अधिकारों में देखी थी ना भाई हमने। तो राष्ट्रपति इसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही जारी करता है, ये अपने को पता है। कब करेगा? जब संसद का एक या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है, या फिर देश में परिस्थितियां ऐसी बन रखी है कि कानून बनाना बस बहुत ही जरूरी हो गया, तब राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर सकता है कि ये कानून आज से लागू होता है। और यही कानून क्या कहलाता है? जो राष्ट्रपति ने आदेश के रूप में जारी किया वो अध्यादेश कहलाता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि या सीमा कितनी हो सकती है? वैलिडिटी कितनी हो सकती है? तो 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जब सत्र आरंभ होगा, सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह में दोनों सदनों से अध्यादेश पारित होना आवश्यक है। हमने कहा देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दो सदनों के मध्य 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं हो सकता। हमने कहा 3 अधिवेशन मैक्सिमम बुलाए जा सकते हैं, 2 कम से कम है, और 6 महीने के अंदर अंदर तो यानी 6 महीने। अभी सत्र खत्म हुआ था पहला, जैसे मान लो 1 जनवरी, कहाँ लिखे इसको, यहीं लिखता मैं ना। जैसे मानो बात है 1 जनवरी की, बात कब की है? 1 जनवरी को सत्र, देखो मानने की बात है बिल्कुल, है ना। 1 जनवरी को सत्र क्या हुआ? संसद का सत्र क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है। अब अगला सत्र कब? 6 माह बाद, यानी जुलाई के अंदर तो उनको बुलाना ही पड़ेगा, जुलाई में तो होना ही होना है, यानी 6 माह के बाद तो उसका फिर 2 सत्र तो बुलाने ही बुलाने हैं 1 साल के अंदर, तो जुलाई में तो होना ही होना है। ठीक है। अब 1 जनवरी के बाद में 3 जनवरी को ही मानो उसको क्या करना पड़ गया? राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करना पड़ गया, राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करना पड़ गया। तो अब इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी हो सकती है? हमने कहा आगे वाला जो भी सत्र आएगा, यानी जुलाई में जो सत्र आएगा, सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर हमें उसे क्या करवाना है? पारित करवाना है।
तो जनवरी से जुलाई तक के 6 महीने तो ये हो गए, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर तो सत्र आना ही है, तो 6 महीने से ज़्यादा समय हो नहीं सकता, और 6 सप्ताह के अंदर सत्र चालू होने के बाद में हमें उसे पारित करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो मैक्सिमम वैलिडिटी एक अध्यादेश की कितनी हो सकती है, 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है दोस्तों। तो उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। तो कुछ एक सवाल इससे जो बने कि राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस ले सकता है क्या? यस, बिल्कुल ले सकता है। राष्ट्रपति ने जारी किया तो उसको वापस ले सकता है। एक ही विषय पर कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकता है वो? तो कितनी भी बार कर सकता है, नो लिमिट है उसके पास में। यदि दोनों सदनों की बैठक अलग अलग से शुरू हो जाए, हमने कहा मान लीजिएगा 1 जुलाई को लोकसभा की बैठक शुरू हुई और 10 जुलाई को राज्यसभा की बैठक शुरू हुई, तो 6 सप्ताह की गणना अपने 1 तारीख से करें कि 1 जुलाई से करें कि 10 जुलाई से करें, ये समस्या थी। तो ध्यान रखिए, हमको ये रखना है 6 सप्ताह काउंट होंगे, ये बाद में जो सत्र शुरू हुआ है ना, 10 जुलाई से अपने 6 सप्ताह गिनेंगे, यहाँ से नहीं गिनेंगे। यानी इतना 10 दिन का आप ये मान लो भी टाइम उसको एक्स्ट्रा मिल गया है ना। तो 6 सप्ताह की गणना कब से होगी? 6 सप्ताह की गणना बाद वाले सदन की बैठक से होगी जो बाद में शुरू हो रहे हैं। क्या एक अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है क्या? बिल्कुल यस, की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 से यह प्रावधान किया गया था। सर्वाधिक अध्यादेश किसके समय में जारी हुए? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा जारी किए गए और इंदिरा गांधी के समय हुए थे। अध्यादेश जारी करना किस सूची का विषय या फिर किस सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो जिन पर संसद कानून बना सकती है उन्हीं पर ही। तो संघ और समवर्ती सूची केंद्र के पास में होती है, तो संघ और समवर्ती सूची पर वो अध्यादेश यानी कानून बना सकता है। राष्ट्रपति शासन है तो राज्य सूची के विषयों पर भी बना सकता है। तो इस प्रकार से देखें कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, राष्ट्रपति तीनों पर कानून बना सकता है। तीनों पर कब बनाएगा? सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं, लेकिन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो वहां पर भी अध्यादेश ये जारी कर सकता है। 331 अनुच्छेद में लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति की बात थी, मनोनयन इसमें होता था, और जो कि हम जानते हैं कि हर बार जो है एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति थी उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा था, तो इस बार उसको बढ़ाया नहीं गया। तो 104वें संशोधन अधिनियम के बाद में 220 में जो आया, अब लोकसभा में अपने 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति नहीं करते हैं। बस इतना ही हमें इसमें याद रखना है, ज़्यादा में कोई गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, है ना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर पसंद आई है क्लासें, कुछ सीखा है, तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कर देना भाई, नहीं है तो कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मुझे सुधार कर लेंगे भाई। पढ़ाना आपको है, क्लासेस में चेंज आपके हिसाब से किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।